अमेरिकी संविधान का सामान्य परिचय एवं विशेषताएं। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत अब अमेरिकी संविधान या अमेरिकी राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अमेरिका का सामान्य परिचय, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति का अध्ययन सामान्य परिचय के रूप में करेंगे। सन 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। तो अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई। इसके बाद यूरोप के विभिन्न भागों से लोगों ने यहाँ बसना प्रारंभ किया। इसके साथ ही यूरोप के विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ उपनिवेश स्थापित कर लिए। इनकी संख्या प्रारंभ में 13 थी। जैसे इसकी खोज हुई, यूरोप से लोगों का बसना प्रारंभ हुआ और 13 राज्यों की स्थापना हुई। ये 13 उपनिवेश राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग थे। उनकी शासन व्यवस्थाओं में कुछ अंतर था, किंतु उनमें अनेक समानताएं थी। इन सभी में ब्रिटेन का शासन था। इनकी अधिकांश जनसंख्या अंग्रेज जाति की थी और ये सभी उपनिवेश स्वशासन की आकांक्षा रखते थे। उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 1774 में स्वशासन की मांग को ब्रिटिश सम्राट के पास अपनी प्रथम महासभा फर्स्ट कांग्रेस में रखा। सम्राट ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। विद्यार्थियां ध्यान रखेंगे कि जो ये 13 उपनिवेश थे, इनमें सभी में अंग्रेज जाति के लोग थे और उस समय जो अमेरिका था वो ब्रिटेन के नियंत्रण में था और ब्रिटिश सम्राट यहाँ का सम्राट था। इसलिए 13 उपनिवेशों ने अपनी प्रथम कांग्रेस में 1774 में सम्राट के समक्ष अपनी स्वाधीनता की मांग रखी, जिसे सम्राट ने ठुकरा दिया। 1775 में दूसरी महासभा का आयोजन हुआ और इन उपनिवेशों ने नागरिक सेना का, अर्थात अपने 13 उपनिवेशों ने एक सेना का निर्माण किया जिसका नाम नागरिक सेना रखा गया। उसका सर्वोच्च सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया। 4 जुलाई 1776 को इन उपनिवेशों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के नारे थे स्वतंत्रता, समानता और सुख। तो 4 जुलाई 1976 को इन उपनिवेशों द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। सरकारी सेना और नागरिक सेना के मध्य लगभग 6 वर्ष तक युद्ध चला। अंत में 19 अक्टूबर 1781 को उपनिवेशों की सेना पर नागरिक सेना की जीत हुई और ये उपनिवेश आज़ाद हो गए। युद्धकालीन एकता को बनाए रखने के लिए इन उपनिवेशों ने 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सम्मेलन आमंत्रित किया, जिसमें नए संविधान का निर्माण किया गया, जिसे परिसंघ के राज्यों, जो पहले 13 उपनिवेश थे, के आवश्यक अनुसमर्थन के बाद 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। तो अमेरिकी संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। इस मूल संविधान में 27 संशोधन हो चुके हैं। आज अमेरिका के घटक राज्यों की संख्या 13 से बढ़ के 50 हो गई है। प्रथम 10 संशोधनों द्वारा मूल अधिकारों को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार अमेरिका का यह सामान्य परिचय है कि कोलंबस की खोज के बाद इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाने लगा और इस प्रकार यहाँ संविधान स्थापित हुआ और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अमेरिका स्थापित हुआ। अब है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। जो संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 25 मई 1787 से बनना प्रारंभ हुआ और जिसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया, की मूल विशेषताएं क्या हैं, इनका अध्ययन हम इस अंक में करेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि सबसे पुराना लिखित संविधान। जहाँ ब्रिटिश संविधान सबसे पुराना अलिखित संविधान है और लिखित संविधानों की श्रृंखला में सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है,
जो 1787 में निर्मित हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, और जिसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। दूसरी विशेषता है एक संक्षिप्त आलेख है। अमेरिका का संविधान केवल 4000 शब्दों से लैस है, अर्थात इसमें 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 मुद्रित पृष्ठों पर है, 10-12 पेजों पर है, जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार ये एक संक्षिप्त संविधान है। हम भारत के संविधान की तुलना करें तो भारत का संविधान लिखित होते हुए भी बहुत बड़ा संविधान है। वहाँ अमेरिका का संविधान केवल 10-12 पेजों पर है, 4000 जिसमें शब्द है, जिसे आधा घंटे में पढ़ा जा सकता है। संक्षिप्तता का प्रभाव यह है कि यह निहित शक्तियों के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब समस्या ये आ जाती है कि यदि संविधान छोटा है तो कार्य कैसे करता है। तो राज्य, क्योंकि वहाँ 50 राज्य हैं तो और केंद्र की अलग गवर्नमेंट है, तो दोनों के मध्य संघर्ष हो सकता है। तो इसके लिए यह है कि संविधान निहित शक्तियों के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पर आधारित है। निहित शक्तियों के सिद्धांत, ये सर्वोच्च न्यायालय बताता है कि अमुक विषय राज्य का है या केंद्र का, कि जो भी विषय हैं, मतलब उनमें कोई विवाद होता है कि राज्य कहें विषय हमारा है या केंद्र कहें हमारा है, तो उस विषय पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है। वो है बताता है कि ये विषय तो केंद्र में निहित हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं वो सब राज्यों के हैं। संक्षिप्त होने के कारण ये स्थायी संविधान है। इसमें न्यायपालिका का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे संविधान में हर कानूनी दाव जो भी पेज खड़ा होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ महत्व बढ़ जाता है। प्रथाओं एवं परंपराओं का विकास होता है, क्योंकि छोटा संविधान है इसलिए बहुत सारी राजकीय क्रियाएं, राज प्रक्रियाएँ वो परंपराओं प्रथाओं के माध्यम से होती हैं, जैसे सीनेट की शिष्टता है, मध्यांतरीय नियुक्तियाँ हैं, कार्यपालिका के समझौते हैं, आदि प्रथाएं, ये जो संक्षिप्तता के कारण ब्रिटिश संविधान में विकसित हुई हैं। यद्यपि अमेरिकी संविधान में ब्रिटिश संविधान के बराबर परंपराएं नहीं हैं। और संक्षिप्तता का एक प्रभाव और पड़ता है कि लूट प्रणाली का विकास होता है, जिसे स्पॉइल्ड सिस्टम कहते हैं। कि यहाँ जैसे हम अमेरिकी राष्ट्रपति के इलेक्शन जैसे वर्तमान में चल रहा है और हम अध्ययन भी करेंगे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है अमेरिका में, बाकी का अपना मंडल वह खुद अपने मातहत बनाता है, वह संसद से नहीं होता है। मंत्रिमंडल में वह अपने व्यक्तियों को शामिल करता है, इसे लूट प्रणाली कहते हैं। इसके बारे में संविधान मौन है ना। तो इस प्रकार वहाँ लूट प्रणाली का भी विकास हुआ है। तीसरा है जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान। जनता द्वारा निर्मित संविधान है, जैसा हमने इनकी सामान्य परिचय में देखा। प्रभु सत्ता का निवास अमेरिकी संविधान जनता में करता है। संविधान को समाप्त करने का जनता को नैतिक अधिकार है। यदि संविधान जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरे तो ये जनता का अधिकार है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में जन कल्याण एक लक्ष्य है और संविधान इसे प्राप्त करने का साधन है। यदि संविधान इन उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहता है तो जनता नए संविधान का निर्माण कर सकती है। तो संविधान का मूल मोटो जन कल्याण है। यदि जन कल्याण में अमेरिकी संविधान असफल रहता है, क्योंकि जैसा कि युद्धकालीन अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के जो नारे थे वो ये थे, स्वतंत्रता, समानता और सुख। यदि ये जन कल्याण के नारे हैं और यदि संविधान इन्हें देने में असमर्थ रहता है तो जनता नए संविधान का निर्माण कर सकती है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान की धारा 6 के अनुसार यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा यूएसए के प्राधिकार के अधीन की गई या की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उसे मानने को बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान या कानून का कोई भाग जो इस संविधान के विरुद्ध होगा अवैध समझा जाएगा। इस प्रकार वहाँ संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है
कि देश का सर्वोच्च अर्थात जितनी भी संस्थाएं देश की हैं वो सब संविधान से अपनी शक्तियां अर्जित करेंगी, और वहाँ केंद्र सरकार या राज्यों की सरकार द्वारा यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार वहाँ संविधान सर्वोच्च है। पांचवा है प्रजातांत्रिक गणराज्य। यूएसए का जो राष्ट्रपति होगा, गणराज्य से तात्पर्य यूएसए का जो राष्ट्रपति है वह जनता द्वारा निर्वाचित होगा, और ऐसी ही व्यवस्था राज्यों में भी की गई है। अगला है संघात्मक शासन प्रणाली। प्रारंभ में अमेरिका में 13 राज्यों का संघ था, आज 50 राज्यों का संघ है। इसमें आवश्यक संघात्मक लक्षण पाए जाते हैं। जो संघात्मकता के लिए जो जरूरी विशेषताएं वो ये हैं कि एक लिखित व कठोर संविधान होना चाहिए और संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, जो अमेरिका में विद्यमान है। दूसरा, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होना चाहिए, जो अमेरिका में विद्यमान है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात यदि कानून से संबंधित या संविधान से संबंधित कोई प्रश्न खड़ा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार होना चाहिए, जो अमेरिकी संविधान में विद्यमान है। तो जो संघात्मकता के आवश्यक लक्षण हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। कठोर क्या सबसे प्रमुख विशेषता तो ये कि संघात्मक शासन प्रणाली में कठोर संविधान का होना जरूरी है, जो अमेरिकी संविधान की विशेषताएं है। और संघ और राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघ का अलग संविधान है, राज्यों के अलग संविधान है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। अर्थात यदि संघ इकाइयों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का होना जरूरी है, जो अमेरिकी संविधान में है। अगली विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जिसे आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता, जिसे संशोधन करने के लिए कठोर बहुमत की आवश्यकता होती है। जहाँ ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान था, जिसे ब्रिटिश संसद अपने साधारण बहुमत से उसके अधिकांश भाग को संशोधित कर सकती थी, वहाँ अमेरिका इसके विपरीत है। अमेरिकी संविधान को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। यह संसार का सबसे अधिक कठोर संविधान है। संविधान में संशोधन का तरीका साधारण कानून के निर्माण से अलग है। आठवां है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। चूंकि ये सिद्धांत ये है कि अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, यदि जिस देश में संविधान सर्वोच्च है तो उसकी संविधान की रक्षा का दायित्व वहाँ न्यायपालिका को दिया गया है। तो संविधान की सर्वोच्चता इसलिए न्यायपालिका की भी वहाँ सर्वोच्चता है कि संविधान क्या है, संविधान की व्याख्या क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय बताता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान की सर्वोच्चता के साथ सर्वोच्चता प्राप्त कर लेता है। संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुसार न्यायपालिका का अधिकार है कि वह संविधान की व्याख्या करे, रक्षा करे तथा संघ के विभिन्न अंगों के बीच उठने वाले विवादों का निर्णय करे। यह एक घटना भी है जो उसका वर्णन करना जरूरी है कि संविधान ने न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं दिया है, किंतु 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन के मुकदमे में न्यायाधीश मार्शल ने बताया कि न्यायालय के पास न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है और यह एक संवैधानिक अधिकार है। मार्शल का तर्क था कि संविधान सर्वोच्च है, अतः न्यायालय की दृष्टि में जो कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध हैं उन्हें न्यायालय लागू नहीं करने देगा। इस प्रकार इस मुकदमे के द्वारा यदि मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है, किंतु 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन, इसके बारे में आगे हम जब सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये क्या घटना थी। तो इस मुकदमे के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त किया। अगला है सीमित शासन का सिद्धांत। सरकार व्यक्ति पर कम से कम नियंत्रण लगाती है। सीमित शासन का मतलब कि सरकार का
व्यक्ति पर कम से कम नियंत्रण होना चाहिए, शासन व्यक्ति पर कम से कम नियंत्रण लगाए। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु मुख्य हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता है। यदि सरकार व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहेगी तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जन प्रभुत्व की श्रेष्ठता है, अर्थात संप्रभुता का निवास जनता में है, वह लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। यदि जन कल्याण को प्राप्त करने में संविधान असफल रहता है तो जनता को अधिकार है कि वह वहाँ के संविधान को परिवर्तित कर दे। न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, अर्थात शासन के तीनों अंगों के बीच में इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा है कि एक दूसरे को एक अपने अपनी शक्तियों के क्षेत्र में वो कार्य करें और एक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण स्थापित रहे, अर्थात वे स्वेच्छाचारी न बन पाए। 10वां है नागरिकता व मताधिकार। मूल संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। इस संबंध में 14वां संशोधन किया गया है। इस संशोधन द्वारा यूएसए में 3 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, वंश पर आधारित, उन बच्चों को जिनके माता पिता अमेरिकी नागरिक हैं, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अमेरिकी नागरिक हैं और वो चाहे बच्चे कहीं भी पैदा होते हों, वो अमेरिकी नागरिक होंगे। उन विदेशियों के बच्चों को भी यूएसए की नागरिकता प्राप्त होती है जो यूएसए की भूमि एवं अधिकार क्षेत्र में जन्म लेते हैं। तीसरा, देशीयकरण द्वारा यदि प्रार्थी की आयु 18 साल हो और यूएसए में निवास कम से कम 5 वर्ष से कर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति आवेदन कर सकता है और उसके आवेदन के आधार पर उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक नागरिक के पास 2 प्रकार की नागरिकताएं हैं। पहला, संघ की नागरिकता कि प्रत्येक व्यक्ति 2 प्रकार की हमारे देश में तो एक ही नागरिकता है, यहाँ राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं है, किंतु अमेरिका में संघ की अलग नागरिकता होती है और राज्यों की अलग नागरिकता है। यूएसए में मताधिकार राज्यों के नियंत्रण में है। विभिन्न राज्यों ने इस संबंध में विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं, अतः वहाँ सभी नागरिकों का मताधिकार समान नहीं है। यद्यपि नस्ल, वर्ण, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो भी वे मताधिकार के बारे में शिक्षा, आयु, संपत्ति आदि की शर्तें लगा सकते हैं, जिसके कारण उनके नागरिक मताधिकार से वंचित रह सकते हैं। अगला है नागरिकों के मूल अधिकार। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि प्रथम 10 संशोधन द्वारा, जिन्हें अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट कहा जाता है, संविधान में मूल अधिकारों की स्थापना प्रथम 10 संशोधन द्वारा की गई है। जैसे अभिव्यक्ति, धर्म व व्यवसाय की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, धर्म की व व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी। दूसरा, जीवन व संपत्ति का अधिकार होगा। शस्त्र धारण करने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकता है। और कानून के समक्ष समानता, प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान होगा। संविधान द्वारा दिए गए ये अधिकार असीमित नहीं है, अपितु सार्वजनिक हित पर इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगली विशेषता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और गतिरोध व संतुलन का सिद्धांत। ये अमेरिकी संविधान की इम्पोर्टेंट विशेषता है। संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे और उनका विचार था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि शासन का गठन पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने शासन की विधायिका शक्ति को कांग्रेस में, कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति में और न्यायिक शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा है। किंतु ये तीनों अंग भी अपने अपने क्षेत्र में अत्याचारी हो सकते हैं, अतः गतिरोध एवं संतुलन की प्रणाली को अपनाया गया है। यदि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है
तो कांग्रेस उसके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकार मतलब कार्यपालिका पर कांग्रेस अर्थात संसद का नियंत्रण रहता है। यदि कांग्रेस निरंकुश बनने की कोशिश करे तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। यदि राष्ट्रपति व कांग्रेस मिल जाएं और अनुचित कानून बनाने लगें तो न्यायालय इस प्रकार के कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय भी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर भी नियंत्रण है। कांग्रेस न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करती है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, जिस पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ गतिरोध व संतुलन, जैसे नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी कहते हैं, को अपनाया गया। अर्थात तीनों अंग अपने अपनी शक्तियों के क्षेत्र में कार्य करते हैं, किंतु तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण बातों का अभाव, जैसे कांग्रेस के दोनों सदनों के बीच गतिरोध पैदा होने वाले मतभेद को दूर करने की प्रक्रिया के बारे में संविधान मौन है। दूसरा, प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष की शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया है। तीसरा, संविधान में मंत्रिमंडल के गठन एवं शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया कि किस प्रकार मंत्रिमंडल का गठन होगा और किस प्रकार शक्तियों का वितरण होगा। अगली विशेषता है गतिशील संविधान। संविधान कठोर होते हुए भी एक गतिशील संविधान रहा है। इसने अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर लिया है। संविधान ने स्वयं को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने के लिए अभिसमयों, प्रथाओं, राजनीतिक दल प्रणाली, संवैधानिक संशोधनों आदि का सहारा लिया है। गतिशील संविधान से तात्पर्य वह संविधान जो जनता की आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल ले। क्योंकि यद्यपि अमेरिकी संविधान कठोर संविधान है, किंतु इसने, क्योंकि इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो जन कल्याण है, और जन कल्याण के लिए इसने समय समय पे अपने आप को संशोधित कर लिया है, परिवर्तित कर लिया है। तो इस प्रकार अमेरिकी संविधान एक गतिशील संविधान भी है। अगली विशेषता है नागरिक सर्वोच्चता। सेना भी नागरिक शासन के अधीन है। यद्यपि राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है, किंतु कांग्रेस ही युद्ध की घोषणा कर सकती है। ये अमेरिकी संविधान की विशेषताएं हैं जो बहुत ही कुछ विशेषताएं लिए हुए हैं जिनका अध्ययन हमने किया। अब हम अगले अंक में अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।